अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज राही और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, अपना गांव में चुनावी हलचल को लेकर तीखे सवालात किए जा रहे हैं। जो आपके प्रत्याशी हैं उनसे आप लोगों का ही सवालात पूछे जा रहे हैं। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जैनुल आबिदीन साहब, जो कि ठाकुरगंज विधानसभा से विधायक का प्रत्याशी हैं MIM से, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधानसभा प्रत्याशी हैं, और मुमताज़ नैयर साहब हैं, उनके बड़े भाई हैं। तो सर, किन किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? और पहले तो इनके बारे में कुछ चर्चा नहीं था, कल से सुनने में आ रहा है। तो आखिर अचानक क्यों ऐसा चर्चा में आया, और पहले क्या करते थे, सब बता करते हैं। चलिए सर, आप अपनी तारुफ बताएं हमारे व्यूवर्स को, आप हैं कौन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं जैनुल आबिदीन ठाकुरगंज ब्लॉक के बेसरवाटी पंचायत करवल भिटा गांव से। और ये इलेक्शन लड़ने का मेन मकसद है कि जो हमारे इलाके का जो बदहाली है, हम लोग पिछले 70 साल से जो देख रहे हैं, तो उसमें किसी पार्टी ने किसी ने कुछ किया नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास कई 20 पॉइंट हैं जो मैं मेन आपको बताता हूँ। खास जो हमारा मेन है, जो हमारी जो इंटरनेशनल टीम है जो दोस्तों, क्योंकि मजलिस एक पार्टी है, और ऐसी पार्टी जो भी बिहार में तीसरी बड़ी पार्टी का रूप ले चुकी है। पहले महागठबंधन RJD कांग्रेस, उसके बाद गठबंधन NDA की सरकार जो भी चल रही है, BJP और JDU की, और तीसरी जो बड़ी पार्टी है वो मजलिस है। मजलिस से आ रहे हैं, तो पहले भाई से तो ये बात करें कि आप मजलिस में आ रहे हैं, लेकिन क्या पार्टी आपको टिकट देगी, और देगी तो किस बिना पे दी? आज तक आपने पार्टी के लिए क्या किया है? नहीं, मेरी इच्छुक है लड़ने का, और मस्जिद से मैं पिछले 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा जो ग्राउंड वर्क है, दिल्ली से लेके यहाँ तक मैंने बहुत काम किया है, गरीबों के लिए, खास करके ट्रीटमेंट के लिए, और जितने भी सुख दुख में मैंने बहुत काम है। मैक्सिमम हमारे पंचायत के ज़्यादातर लोग, ठाकुरगंज के टोटल पंचायत के ज़्यादातर लड़के मुझे जानते हैं, ज़्यादातर जानते हैं। हमारा मेन मकसद है कि जो मेन बेस है कि एजुकेशन, जो मजलिस का जो मेन है एजुकेशन, और जो गुर्बत से हम लोग यहाँ के लोग जो जी रहे हैं उसको ऊपर उठाना है। तो उसके लिए इंडस्ट्रीज़ का प्लानिंग है, यूनिवर्सिटी का प्लानिंग है, मेडिकल कॉलेज की प्लानिंग है, जो ओवैसी साहब से अक्सर डिस्कस होती है हमारी इस बारे में। जो हमारी इंटरनेशनल टीम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग पूरी जो ओवैसी साहब की वहाँ मीटिंग होती है विदेशों में, तो यहाँ के जो खास करके सीमांचल के लोगों के जो गुर्बत है उसको कैसे उबारा जाए, उनको कैसे धरातल से ऊपर लाया जाए। तो इसी बिहार पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, अगर तो उसके लिए हम तो ज़मीन खरीद लेंगे, लेकिन जो ऑफिशियल वर्क है वो तो आपको जो सीटिंग CM है उससे लेना पड़ेगा। तो उसके लिए जो अभी जो सीटिंग MLA उनको हमने कई बार, नौशाद साहब को हम लोगों ने कई बार इसके बारे में बताया भी है। जो पाइनएप्पल की फैक्ट्री आनी थी हमने बताया भी था, और मुमताज़ ने वहाँ से उस कंपनी के बारे में उनको बताया था, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि मजलिस का अगर जो भी 10, 15, 20 MLA होगा, अगर हम जीतते हैं इंशाअल्लाह हम इस पर काम करेंगे। सर, सवाल ये बनता है कि आपने अभी तक अपने विधानसभा के लिए, अपने गांव के लिए, पंचायत के लिए अब तक क्या किया है जो विधानसभा के लोग आपको वोट करेंगे? नहीं, मैंने तो पिछले साल लोकसभा में भी, जो 2019 में जो लोकसभा हुआ था, मैं उसमें आया था, और मैं 10 दिन यहाँ पूरा मेहनत किया, पहली बात। दूसरी बात, मैं ज़्यादातर लड़कों को मोटिवेट एजुकेशन के लिए, और दिल्ली वगैरह, बॉम्बे वगैरह में मैंने ज़्यादा प्राइवेट नौकरी में काफ़ी लड़कों को मैंने लगाया है। और हर सुख दुख में, ट्रीटमेंट में, खास करके लगभग जितने भी गाँव के लोग जो इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं, मैंने सबका काम करवाया है, और सबको मैंने इलाज करवाया है वहाँ से मुफ्त में। और मैंने जो ऑपरेशन का जो एस्टीमेट रहता है 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, मैंने उसको फ्री में पास करवा दिया है गवर्नमेंट से। तो ये मेरा मेन मकसद है कि लोग इससे निजात हो के हम यहाँ एक मेडिकल कॉलेज खोलें, उनका इलाज यहीं पे हो। सर, जैसे कि हमें पता चला कि आप विधानसभा इलेक्शन में आ रहे हैं, और आपके पास 20 पॉइंट है जिस पे आप काम करेंगे, तो उन पॉइंट को आप संक्षिप्त रूप में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि वो 20 पॉइंट आखिर है क्या? देखिए, अभी तो मैं आपको पूरा इंटरव्यू दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी ये कोरोना है, प्लस ये अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ है। तो ये सबसे पहला हम लोगों का है कि इंडस्ट्रीज़ यहाँ
छोटे छोटे लघु उद्योग से हमारा जो किसान का जो पैदावार है उसको सही रेट मिलेगा, जो बेरोजगार है उसको रोजगारी मिलेगा। दूसरा, मेडिकल कॉलेज का जो हमारा जो प्लानिंग है कि 200-250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज यहाँ बनाया जाए किशनगंज में। और यहाँ जो इतने हमारा कम से कम 3-3.5 लाख की आबादी है ठाकुरगंज ब्लॉक का। आप ठाकुरगंज हॉस्पिटल का हाल देख रहे हैं, कुछ नहीं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है यहाँ पे। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं। और सोशल जस्टिस का है, बहुत सारे हमारे 20 पॉइंट हैं। अब जब हम आएंगे तो आपको पूरा उसका दे देंगे पूरा डिटेल कि हमारे 20 पॉइंट क्या है। सर, वो महानंदा ब्रिज को लेकर के आपका, बेसिन को लेकर आपका कुछ सुने हैं हम, तो उसको लेके आपका क्या है? देखिए, महानंदा बेसिन 1978 में कर्पूरी ठाकुर जब सीएम थे उस वक्त पास हुआ था। और वो बंगाल में वो जो तिस्ता का काम तो चल रहा है, लेकिन महानंदा बेसिन का काम शुरू नहीं हुआ। तो उस प्रोजेक्ट पे भी वर्ल्ड बैंक से बात हुई है, वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन वो अभी जो भी एमपी एमएलए है चाहे किसी भी पार्टी का, उसने कोई काम नहीं किया है। उसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि अगर हम महानंदा बेसिन का काम स्टार्ट करते हैं तो इलाके के लोगों के लिए जो ये फ्लड का है और जहाँ पे पानी के बिना खेती नहीं होती है, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आप विधानसभा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो आपके पास मुद्दे हैं, लेकिन अगर आपको पार्टी टिकट देती है और जनता मौका देती है तो शिक्षा को लेकर के सबसे पहला काम क्या होगा? क्योंकि ओवैसी के जितने भी लोग हैं, मजलिस के जितने भी लोग आते हैं, उनका कहना होता है कि हम लोग शिक्षा को लेकर काम करेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी देंगे, स्कूल देंगे। और यहाँ पे विधायक एक जीते हुए हैं और पहले बोले कि हम जीत जाएंगे तो एक मेडिकल कॉलेज देंगे, हॉस्पिटल देंगे। 8 महीना जीतने का होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ है। तो आपका क्या रहेगा? अगर जीत गए तो आप पहला क्या काम करेंगे? देखिए, एजुकेशन के मामले में इस ठाकुरगंज ब्लॉक में अगर हम लोगों को जानते हैं, मेरे परिवार से 2 पीएचडी है। एक मेरे बड़े भाई साहब हैं जो इंग्लिश में पीएचडी है नवोदय विद्यालय में, मुमताज है वो पीएचडी है। तो हम एजुकेशन को बहुत ही नज़दीक से जानते हैं और बड़ी मेहनत से हम लोग एजुकेशन को कर। हमारा मेन मकसद है कि हर परिवार, हर गांव, हर फैमिली से, हर पंचायत से एक मुमताज नैयर हो, जो लंदन जाए, अमेरिका जाए, कनाडा जाए, फ्रांस जाए। तो वो हम शुरू करेंगे नीचे से कि भाई आखिर हमारे यहाँ से जामिया में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पूना में जो एंट्रेंस टेस्ट के लिए बच्चे जाते हैं, 10 में से कोई भी बच्चा पास नहीं कर पाता है। दूसरी जगह के 10 में से 8 बच्चा पास कर पाता है। तो ये ऐसा क्यों, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं? वो हम नीचे ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस ग्राउंड लेवल पे जो बच्चों को हम मोटिवेट करके ऊपर लेके आएंगे। हमारे पास स्किल डेवलपमेंट का भी सिस्टम है कि हम कैसे कर सकते हैं। 10+2 जो बच्चा बायोलॉजी से करता है, 80 टाइप्स के 80 प्रकार के उसमें डिप्लोमा है, हम उसमें भी हमारा है। और हम ये सब फ्री बच्चों को वहाँ पे डिप्लोमा कराएंगे। हमारा मेन मकसद है कि बच्चों को वेल क्वालिफाइड करके उसको, अगर हम नहीं करा कुछ भी नहीं, अगर वो हायर एजुकेशन जो बच्चे नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, उसको हम स्किल में कराएंगे, उसको हम डिप्लोमा करवाएंगे जो हेल्थ केयर वाले के लिए है। सर, जैसे कि हमारे सवालात जो होते हैं फेसबुक के द्वारा अपने दोस्तों से लिया हुआ होता है, तो उसमें से कुछ दोस्त आप पर सवालात खड़े किए हैं कि आप, एक सद्दाम शेख साहब है और एक एमडी नसीम साहब है, उनका सवाल है कि आप दिघल बैंक की कितने पंचायतों का भ्रमण अभी तक किए हैं? नहीं, दिघल बैंक तो उस दिन हमारी मीटिंग हुई थी, अभी हम दिघल बैंक नहीं जा पाए हैं। अभी हमारा इधर ही चल रहा है, ठाकुरगंज ही पंचायत में हम अभी तक 10-12 पंचायत घूम पाए हैं। और अभी लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में जो पार्टी का हुक्म है कि आपको कानून तोड़ना नहीं है, तो इसीलिए अभी तक हम जा नहीं पाए उधर। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे, मिलेंगे उनसे। हमारे जो वर्कर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। अभी हम कल ही पम्मी बेगम से मिले थे, उनसे सारी बात पे चर्चा हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्दी जाएंगे, जो लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह हम काम शुरू करेंगे उधर भी। सर, एक सवाल और है कि अगर आप पिछले लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन था, उसमें आप लोगों के द्वारा कौन सा काम किया गया था लोगों के लिए? देखिए, उसके द्वारा तो हम लोग जो खास करके नीडी लोग हैं, जो परेशान थे 1-1 महीना तक, जिनके पास राशन नहीं था, खास करके हम लोग लगभग 45 लाख रुपीस का हम लोगों ने राशन बंटवाया। और जो यहाँ सीमांचल के लड़के जो बाहर फंसे हुए थे, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, बॉम्बे में, तेलंगाना में, यूपी में, अलग अलग जगहों पे हम लोगों ने उनके लिए राशन के अलावा हमने उनको कैरियर भी करवाया, वहाँ से, ट्रेन से, बस से, जिनको भी जिस चीज़ की ज़रूरत है हमने पूरा किया। और हमने अच्छा जो भी हमारे से कांटेक्ट में हुआ और हमारे पास जितना भी हुआ, हमने बहुत अच्छा काम किया उसमें।
खास करके सीमांचल के लड़कों का। सर हमारे गुफरान आलम है, एक दोस्त है ठाकुर के, उनका कहना यह है कि मक्का को लेकर एक किसान बहुत परेशान है। आज मक्का का दाम दिन ब दिन घटते जा रहा है, तो इससे आप सरकार को क्या करना चाहेंगे? नहीं, हमने कई बार बोला भी, हमने एमएलए से भी बोला कि मक्का का रेट 1600 समथिंग है जो गवर्नमेंट का है, लेकिन यहाँ 800-900 रुपये ले जा रहा है। हमने नौशाद आलम को लेटर लिखा है इसके बारे में, हमारे एमपी साहब जावेद साहब को भी बताया गया है, वो कुछ कर नहीं रहे हैं। तो करना तो उनको है, हम इसीलिए तो आना चाहते हैं कि हम ये सब आए कि जो किसान जो बेरोजगार हैं, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बीमारियां हो रही है, हम इसी में आना चाहते हैं। इसीलिए कि जो धरातल, जो यहाँ का जो इतना बैड कंडीशन है, उसको हम अच्छा से अच्छा कर सकें। सर हमारे दोस्त हैं शब्बीर आलम, जो कि आपकी विधानसभा से है, आठगाछी से हैं। उनका सवाल तो नहीं, वो ये बात पूछने बोले हैं कि यहाँ पे लोग जब वोट लेने जाते हैं तो अपने आप को नेता नहीं कह के बेटा कहता है। लेकिन कुछ दिन पहले सांसद जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो एक जनान नाम का आदमी को बहुत उल्टा पुल्टा बोला है, अभद्र भाषा में बात किया है। तो ये किस हद तक सही है? नहीं, देखिए, किसी भी जो जनप्रतिनिधि, पहली बात तो आप जनप्रतिनिधि हैं, आप वोट मांगने गए हैं, वो ये तो उसने बहुत ही गलत वर्ड यूज़ किया है। शायद ही ऐसा कोई जो जनप्रतिनिधि इस तरह का वर्ड यूज़ करता है। हम बेटा भाई बन के भले वोट ले लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम वैसे बेटा भाई बन के ही काम करना पड़ेगा। हम उनके प्रतिनिधि हैं, वो कहाँ जाएंगे? वो तो हमें वोट दिया है, हम सरकार से ला सकते हैं। जैसे जावेद साहब हैं, उनको लाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, नौशाद साहब को सुननी चाहिए। जब वो इस तरह के रफ लैंग्वेज यूज करते हैं तो ये तो बहुत ही गलत है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर सबसे आखिरी सवाल है, और ये मेरा है और एक दोस्त है हमारे साहिल आलम साहब का, कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है, पार्टी के साथ आज 2015 से आप जुड़े हैं, आपके भाई भी जुड़े हैं और पार्टी के लिए मेहनत भी कर रहे हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती, किसी और कैंडिडेट को देती, क्योंकि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रत्याशी का अपना दावेदार पेश किए, आप भी किए हैं, अगर टिकट आपको नहीं देकर किसी और को देती है तो मजलिस के साथ बने रहेंगे या बगावत करके दूसरा टीम बना करके आप फिर दूसरा इससे इलेक्शन लड़ेंगे दूसरे पार्टी से? देखिए, मेरा 14 पेज का फाइल जो है मेरा, वो ओवैसी साहब के पास हमने भेज दिया है। ठीक है, हमारी इच्छुक है चुनाव लड़ना। सपोज अगर हमें टिकट नहीं मिलती है, हम उसने ही तन मन धन से काम करेंगे जितना अपने लिए काम कर रहे हैं। हमको मजलिस को ऊपर लाना है, हमको यहाँ के लोगों के जो गुर्बत है उसको दूर करना है, यहाँ की बेरोजगारी को दूर करना है, यहाँ किसानों के लिए फ़ायदा उसके लिए काम करना है। वो अगर मजलिस मेरे से कोई अच्छा कैंडिडेट को टिकट देती है, वेलकम है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैंने उनको दिया है अपना प्रोफाइल, अगर उसमें मुझे एक्सेप्ट करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर किसी दूसरे को करते हैं तब भी वेल एंड गुड, हम एक्सेप्ट करते हैं। हम मजलिस के साथ जुड़े रहेंगे, एंड तक जुड़े रहेंगे, हमेशा जुड़े रहेंगे, हमारे तरफ से कोई बगावत नहीं होगा, ये हम एश्योरेंस करते हैं। और ये जो मजलिस का जो नियम है जो आप बोला, वही है कि हम कोई बगावत के लिए नहीं, हम सिर्फ मजलिस को मजबूत करने के लिए और ख़ास करके हमारे कौम की बदहाली के लिए हम लोग आए हैं। कि हम लोग अपने कौम की बदहाली के लिए आए हैं। वो मेरे से अच्छा कैंडिडेट होगा, जरूर उनको टिकट देना चाहिए। अगर उनको लगेगा नहीं मैं फिटेड कैंडिडेट हूँ, तो इंशाल्लाह मुझे जरूर टिकट मिलेगी और मैं इच्छुक भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे जैनुल आबिदीन साहब हमारे साथ थे और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाल करके हमें दिया और हमारे व्यूवर्स को दिया। इतना ही के साथ मैं अपना आज का इंटरव्यू यहीं पे समाप्त करता हूँ। दोस्तों, मैं आपका दोस्त रियाज रही, साथ ही आशिक इलाही के साथ आपका अपना चैनल अपना गाँव से। खुदा हाफिज़।